आदरणीय साथियों, आप सभी का इस विशेष प्रेस वार्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कल वित्त मंत्री जी ने कुल 12 ट्वीट किए। पता नहीं कौन सी उन पे बाध्यता थी वो ट्वीट करने की, पर एक ट्वीट बड़ा रोचक था। उसमें उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ले रही है वो घटाई। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले मौजूदा थी उससे केंद्र सरकार ने 8 रुपये घटाई, डीजल पर 6 रुपये घटाई। अब हमारा एक कैलकुलेशन हमने किया है और आपको वो कैलकुलेशन मैं ज़रूर दूंगा। मुझे उम्मीद थी कि आज जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा हूँगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार डिपार्टमेंट पूरे दिल्ली में थैंक यू मोदी जी के पोस्टर ज़रूर लगाएगा, पर लगता है आज संडे है तो वो छुट्टी पे है। तो उन थैंक यू मोदी जी वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा गणित है कि आप पहले पिछले 60 दिनों में पेट्रोल के दाम 10 रुपये बढ़ा दो और फिर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आप 8 रुपये घटा दो। वो कौन सा गणित है कम करने का जिसमें 60 दिनों में डीजल के दाम में आप पिछले 60 दिनों में 10 रुपये बढ़ा दो और 7 रुपये कम कर दो? ये कौन सा गणित है? ये तो एक मुझे बड़ा एक रोचक किस्सा याद आता है कि एक दुकान पे हमेशा सेल लगी हुई होती थी। तो हमने पूछा उससे कि भाई साहब ये सेल आपके 24 घंटे 365 दिन सेल क्यों? बोले पहले बढ़ा देते हैं फिर सेल दे देते हैं, तो पहले 25% बढ़ा दो, फिर 15% सेल दे दो, फिर 10% तो फिर भी आगे हो। और उसके लिए देश को बोलना थैंक यू मोदी जी कि आपके पास ऐसा हुनर है कि आप चीज़ को घटा के भी बढ़ा देते हो। उस हुनर का कल वित्त मंत्री जी ने उसकी एक हमारे सामने उस हुनर को रखा। कुछ आंकड़े देता हूं साथियों। अप्रैल 2014 में पेट्रोल पर केंद्र सरकार 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, जो आज मई 2022 में कम करने के बावजूद भी 19 रुपये 90 पैसे है। मतलब 2014 की तुलना में पेट्रोल पर आज भी केंद्र सरकार 10 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा ले रही है। अर्थात जो 2014 में एक्साइज ड्यूटी थी उससे दोगुनी से भी ज़्यादा, मोर देन ट्वाइस स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज चार्जिंग द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल। तो ये तो हुई पेट्रोल की बात। डीजल और भी इसमें रोचक है। अप्रैल 2014 में केंद्र सरकार 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लेती थी। मोदी जी की जो थैंक यू मोदी जी पॉलिसी के तहत आज 15 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हुई है कम करने के बावजूद। अर्थात 3 रुपये 56 पैसे जो हम लेते थे वो आज 15 रुपये 80 पैसे है, अर्थात 4 गुना से भी ज्यादा, मोर देन 4 टाइम्स। उसके लिए थैंक यू मोदी जी। लगाओ पोस्टर थैंक यू मोदी जी के कि भाई पहले से आपने 4 गुना ज्यादा डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ले ली। इसके लिए देश आपका आभारी है मोदी जी। पहले से पेट्रोल पर आपने 2 गुनी से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी आज भी ले रहे हो, उसके लिए थैंक यू मोदी जी। अब गैस पे आ जाते हैं, तो गैस पे भी थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। मई 2014 में गैस सिलेंडर, और यहाँ पे उज्ज्वला नॉन उज्ज्वला वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, गैस सिलेंडर देश के हर व्यक्ति को मिलता था 414 रुपये में। आज उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर मिल रहा है कम करने के बावजूद 803 रुपये में। अर्थात लगभग 2 गुने आपने गैस की कीमतें कर दी, और वो भी सिर्फ उज्ज्वला के लिए। नॉन उज्ज्वला के लिए तो 1003 ही है। इसके लिए भी थैंक यू मोदी जी। हमारा भी थैंक यू स्वीकार कीजिए कि आपके पास इतना बड़ा हुनर है कि आपने गैस की कीमतें कम करने के बावजूद भी दोगुनी बढ़ा दी।
This is an art that you are reducing but still it is increasing. आप कम कर रहे हो पर फिर भी बढ़ रही है. आपने 200 रुपए कम किए फिर भी गैस की कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो गई. और ऐसा क्यों हुआ ये आप लोगों को समझना पड़ेगा. ऐसा इसलिए हुआ गैस की कीमतों में कि जब केंद्र सरकार ने गिव इट अप स्कीम चालू की थी ना, गिव इट अप, तो केंद्र सरकार ने भी सब्सिडीज को गिव इट अप कर दिया. जो लोगों को गैस सिलेंडर पे सब्सिडी 2014 के पूर्व की सरकारें दिया करती थी, मोदी जी ने कहा आप भी दे दो हम भी दे देते, गिव इट अप. तो उन्होंने सब्सिडी को गिव इट अप कर दिया. इसका आंकड़ा है मेरे पास. 2014 में गैस पर सब्सिडी केंद्र सरकार वहन करती थी 36,500 करोड़. 2013-14 में यह आंकड़ा था 46,458 करोड़ और आज हो गया शून्य, क्योंकि मोदी जी ने सब्सिडी देना बंद कर दिया. और उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर की कीमत आज 803 और नॉन उज्ज्वला के लिए 1003 है. दोनों में ही नॉन उज्ज्वला के लिए जो 2014 में सिलेंडर की कीमत थी उससे दोगुनी से ज्यादा कर दी और उज्ज्वला वालों के लिए दोगुनी तक ही सीमित रखा. उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू. फिर वित्त मंत्री जी ने एक और आंकड़ा दिया. बोला इन्फ्लेशन, महंगाई हमने बढ़ने नहीं दी, कोई भी आवश्यक वस्तुओं के दाम हमने बढ़ने नहीं दिए. वित्त मंत्री जी, प्याज तो आप नहीं खाती, आपने हम देश को बताया, पर गर्मी में नींबू की शिकंजी तो कभी कभार पीती होगी मैडम. शिकंजी 300 रुपए प्रति किलो नींबू बिका है वित्त मंत्री जी, और आप कह रहे हो कि महंगाई नहीं. हमने सप्लाई चेन का कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होने दिया. देश में नींबू 300 रुपए किलो बिक गया और वित्त मंत्री जी कह रही है कि हमने महंगाई नहीं बढ़ने दी. वित्त मंत्री जी, मैं तो आप ही के डिपार्टमेंट के, आप ही की सरकार के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं. WPI अप्रैल 2022 में 15.1%, 15.1% होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल इन्फ्लेशन 7.79%. वित्त मंत्री जी ने अपने ट्वीट में कहा महंगाई नहीं है देश में. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री. ये 7.79 तो रिटेल इन्फ्लेशन है. ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है. WPI आपका 15.1% है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है. क्या ये आंकड़े देखने के बाद भी वित्त मंत्री जी आपका जो ट्वीट में जो भाषा थी कि हमने इन्फ्लेशन को, महंगाई को नहीं बढ़ने दिया, क्या ये आंकड़े गलत है या आपके ट्वीट की भाषा और आपके ट्वीट का मंतव्य गलत है? फिर एक ट्वीट वित्त मंत्री जी ने किया, हम गरीबों का बहुत ध्यान रखते हैं. बिल्कुल वित्त मंत्री जी, ऑक्सफैम और CMI की रिपोर्ट तो कुछ दूसरा ही चीज बता रही है. ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है वित्त मंत्री जी कि 2021 में 84% हाउस होल्ड्स की इनकम घटी और बिलियनियर्स की ग्रो करी. CMI की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में 97% इंडियंस की आय घटी और ऑफ कोर्स जो 3% कौन है आपको भी पता है, 3% की बढ़ गई. अब देश के युवा, देश के मध्यम आय वर्गीय परिवार, देश के निम्न आय वर्गीय परिवार वो इक्वेशन, वो फॉर्मूला आपसे जानना चाहते हैं वित्त मंत्री जी, जो उन 3% लोगों के पास है जिनकी इनकम बढ़ रही है, और 97% को वो फॉर्मूला दे दीजिए ना. तो आप कह रहे हो कि हम पुअर का ध्यान रखते हैं. यहां तो CMI और ऑक्सफैम दोनों की रिपोर्ट कह रही है कि हिंदुस्तान में 97% लोगों की आय 2021 में घटी, सिर्फ 3% की बढ़ी. ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 84% की घटी, सिर्फ बाकी लोगों की बढ़ी. देश में बिलियनियर्स की जो ग्रोथ है सिर्फ उनकी ग्रोथ हो रही है, ना तो मिडिल क्लास की हो रही है, ना लोअर इनकम ग्रुप की हो रही है, ना किसानों की हो रही है, ना मजदूर की हो रही है. तो वित्त मंत्री जी, ये जो आपका जो एक्सपेक्टेशन था कि देश बोलेगा थैंक यू मोदी जी, वो रियलिटी ये है कि what you have done to India, Modi ji.
वी आर आस्किंग व्हाट यू हैव डन टू इंडिया मोदी जी। क्या इसके लिए धन्यवाद दें कि आज भी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर जो 2014 पे थी उससे दोगुनी से ज्यादा आप वसूल कर रहे हो? क्या इसके लिए धन्यवाद दें कि आज भी एक्साइज ड्यूटी डीजल पर जो 2014 में थी उससे लगभग 4 गुना आप वसूल कर रहे हो? क्या उसके लिए धन्यवाद दें कि 2014 में जो गैस सिलेंडर के दाम थे उससे लगभग दुगुने उज्ज्वला स्कीम के तहत और नॉन उज्ज्वला सिलेंडर्स के लिए दोगुने से ज्यादा आप वसूल कर रहे हो? क्या इसके लिए थैंक यू मोदी जी बोले कि 97% लोगों की आय घटी, वित्त मंत्री जी कह रही कि हम पुअर का ध्यान रख रहे हैं? क्या इसके लिए थैंक यू बोले कि देश में नींबू 300 रुपए किलो गर्मी में बिका, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15.1% है, रिटेल इन्फ्लेशन देश में 7.79% है? क्या इन चीजों के लिए थैंक यू बोले? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो 8वीं क्लास की जो ट्रिक्स है ना कि पहले 40% बढ़ाओ फिर 25% कम कर लो तो 15% तो अभी बढ़ावा ही है ना। अभी तक मार्च में जो कीमतें थी पेट्रोल डीजल की उससे ज्यादा है। तो क्या मार्च में कीमतें ज्यादा थी कि कम थी? उस समय भी ज्यादा थी। अगर आपको सब्सटेंशियल राहत देनी है तो 2014 के लेवल पर पेट्रोल डीजल और गैस के दाम करिए, और उसको करने के लिए आप वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए देश आपको थैंक यू वास्तव में बोलेगा, पर आपको कृत्रिम आर्टिफिशियल थैंक यू चाहिए, पोस्टर लगा लगा के अपना वाहवाही लुटानी है, जबकि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम 2014 से लेवल से ज़्यादा है। बिफोर आई एंटरटेन क्वेश्चंस, आई विल ब्रीफ यू in English. Expectation by government. Thank you Modi ji. And reality of government. What you have done for India Modi ji. What you have done to India Modi ji. The BJP government saga continues, high on political gimmick, low on relief. सिर्फ आप एक गिमिक कराओ, एक इवेंट बनाओ इन चीजों का भी, और लोगों को राहत कुछ मत देने दो. The BJP government's cluelessness about the economy and financial management has been put out in open for long now. Instead of rather accepting it and seeking guidance from experts, BJP only resorts to trickery to create an optical delusion. ये जो आप जो लोगों को ऑप्टिकल डिल्यूजन कराना चाहते हो, देश के लोग बहुत समझदार हैं. In yet another instance, the finance minister put out a series of tweets announcing a series of actions that were purely meant to create only and only delusion. There were a series of tweets, some of those subjects I would like to deep dive and present to you a classic case of BJP's absolute cluelessness and trickery. Number 1, petrol and diesel prices. The finance minister announced a reduction of rupees 8 per litre on petrol and rupees 6 per litre on diesel in central excise. While it may seem a significant reduction in absolute terms, but the point of contention doesn't change. And what is that point of contention? In April 2014, the excise duty on petrol per litre was 9.48 rupees per litre. And today, after reduction, it is 19.9 rupees per litre. In other words, there is an increase of still 10 rupee 52 paisa per litre if we compare the excise duty from the 2014 level. It means in comparison to 2014 level, the excise duty on petrol is more than double. In diesel, in April 2014, the excise duty was 3.56 per litre. Today it is, after reduction, it is 15.8 rupees per litre. In other words, what was the excise duty in 2014 April, today it is more than 4 times. In absolute terms, it is 444% of April 2014 excise duty. 3 step forward and 2 step backward.
3 कदम आगे चलो, बढ़ा दो, 2 कदम पीछे हो जाओ, तो भी आप जो मूल जहाँ से रवाना हुए थे ना, वहाँ से 1 कदम आगे हो. तो 3 step forward and 2 step backward doesn't mean it leads to any improvement in the lives of the common people of our country. The prices are still not back at March 22 numbers, where the common people pleased at the fuel prices. Were the common people pleased at the fuel prices in March 22? The answer is absolute no. Is the government still charging a heft excise duty on fuel? The answer is yes. True, relief will only come when excise will be reduced to 2014 level. Petrol prices have increased by rupees 10 per litre in last 60 days, and then comes a reduction of 9.5. Is it not a trickery, Madam FM and Modi ji? Diesel prices have increased by 10 per litre in last 60 days, and then comes to a reduction of rupees 7 per litre. क्या ये एक ट्रिकरी डिपार्टमेंट नहीं? और किसके सामने? 8वीं क्लास के ट्रिक्स हैं ये. 8वीं के गणित में यही सवाल आते हैं कि किसी वस्तु का राम ने एक वस्तु 20% बढ़ा के 15% डिस्काउंट दे दिया, तो राम को कितना फायदा हुआ. ये 8वीं क्लास में हम पढ़ते थे और आज भी पढ़ाए जाते हैं. ये ट्रिकरी देश के सामने ना रखें. कमिंग टू गैस, LPG cylinders. LPG prices have increased by 142% between May 2014 and May 2022. After the so-called generous reduction of rupees 200, prices are still approximately twice of what was there in May 2014. LPG prices, and this I want to put on record friends, पिछले 18 महीने में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपये बढ़े. मोदी जी ने उज्ज्वला के कितने कम किए? 200. उसके लिए थैंक यू मोदी जी. May 2014 LPG cylinder prices were 414. May 2022, as of today, it is 803 only for Ujjwala cylinders, not for everyone. So still the LPG prices are approximately twice of the level of May 2014. Then coming to inflation, Madam FM tweeted that the inflation has remained lower in their tenure. Madam, 15.1% WPI is lower. 7.79% retail inflation is lower. In my economics classes, I was not taught like that. The inflation target band set by Reserve Bank of India is between 2 to 6%. Inflation is killing the common people, and it is not a breaking news. It is there. This news is for last so many years. Then coming to devotion to the poor, Madam FM, your government is devoted to the welfare of poor. That is what she claimed. But the true face of your devotion to the poor lies in the Oxfam report. What Oxfam report says? That in 2021, income of 84% households of our country fell, while the number of billionaires grew. The true face of your devotion to the poor lies in the CMI report of 2021, which says 97% Indians' income fell during the pandemic. Of course, there are certain close friends of the government whose welfare is making headline every day. So we have 3 very specific questions to the government. Point number 1, what is preventing the BJP government from announcing a true relief measure for the common people? Why they are resorting only to these optical delusion instead of concrete measure? हमारा पहला सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान के लोगों को महंगाई से वास्तविक राहत क्यों नहीं देना चाहते? क्यों आप ये ट्रिकरी और डिल्यूजन से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो? पहले 60 दिन में 10 रुपये बढ़ाओ और फिर 9 रुपये वापस ले लो, तो अभी भी 1 रुपया बढ़ा हुआ है. और ध्यान रहे, मार्च में भी कीमतें कम नहीं थी. पहले 60 दिन में 10 रुपये बढ़ाओ, 7 रुपये वापस ले लो, अभी भी 3 रुपये बढ़े हुए हैं डीजल पे, मार्च 2022 के लेवल पे. ध्यान रहे, मार्च में भी कीमतें कम नहीं थी. तो ये हमारा पहला सवाल है. दूसरा सवाल,
और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मोदी जी, आप क्या देश के सामने आके ये बात कह सकते हैं कि अगले 2 साल में आप पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वापस फिर से नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि हमें पता है आप क्या करोगे, क्या करेंगे वो मैं आज आपको बता देता हूं। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होगी, मोदी जी की एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को राहत देना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज that will the BJP government guarantee that the excise duty on petrol and diesel will not increase in next 2 years? Point number 3, what measures are being taken by government to bring down the inflation between 2 to 6% as targeted by Reserve Bank of India? हमारा तीसरा सवाल ये है कि सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है, ये ट्रिकरी नहीं, ये क्लूलेसनेस नहीं, ये गिमिक नहीं, ये हेडलाइंस मैनेजमेंट नहीं, ऐसा क्या कदम आप उठा रहे हो जिससे लोगों को राहत मिले और इन्फ्लेशन 2 से 6% के अंदर वापस आ जाए? देश के सामने उसका खाका मैडम एफएम और प्रधानमंत्री जी रखें। ये जो ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, इसके लिए देश आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, इसके लिए देश आपसे यही पूछेगा, व्हाट हैव यू डन टू इंडिया मोदी जी, नॉट थैंक यू मोदी जी। अगर आप अपने बैनर लगा के, देश के करदाताओं के पैसों से अपने बैनर लगा के देश भर में थैंक यू मोदी जी बुलवा दोगे, पर वो उनके दिल की आवाज़ नहीं होगी। उनके दिल से एक ही आवाज़ निकल रही है कि आपने व्हाट यू हैव डन टू इंडिया मोदी जी। क्यों पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम 2014 से हर दाम कोई 4 गुना ज़्यादा है, कोई 2 गुना ज़्यादा है, कोई 3 गुना ज़्यादा है? क्यों इन्फ्लेशन आज देश में WPI 15.1% पर आ गया? क्यों मोदी जी देश में 97% लोगों की आय घटती है और 3% की बढ़ती है? उनका फॉर्मूला 97% के सामने रखिए। ये हमारे मुख्य बिंदु थे आज के प्रेस वार्ता के। मैं आपके सवालों को लेने का प्रयास करूँगा। एक तो हरदीप पुरी जी को कोई अच्छी टीवी चैनल का कनेक्शन दिलवाओ प्लीज़। अभी 1 घंटा पहले राजस्थान ने 2.5 रुपये लगभग पेट्रोल पर और 1.25 रुपये डीजल पर स्टेट वैट घटाई है, पर हरदीप पुरी जी को पता ही नहीं, ना उनके ऑफिस को पता है। ट्वीट पे ट्वीट करे जाओ। फिर मैं पुरी साहब से पूछ रहा हूँ, पुरी साहब, भोपाल और जयपुर में कितना अंतर है पेट्रोल का? आपको जान के आश्चर्य होगा, भोपाल में पेट्रोल की कीमत जयपुर से ज़्यादा है। पुरी साहब, पटना और रांची में पेट्रोल का कितना अंतर है? आपको जान के फिर आश्चर्य होगा कि पटना में पेट्रोल की कीमत रांची से ज़्यादा है। फिर मैं पूछूंगा, पुरी साहब, रायपुर और बेंगलोर में पेट्रोल की कीमतों में कितना अंतर है? आपको जान के आश्चर्य होगा, दोनों जगह लगभग बराबर है। तो पुरी साहब, ये सेलेक्टिव आइडियाइज्म बंद कीजिए, कंक्रीट मेजर्स उठाइए। ये जो आपकी प्रवृत्ति है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए पहले पंडित नेहरू को ढूंढ लो, पंडित नेहरू नहीं मिल रहे तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को ढूंढ लो, वो भी वहाँ पे नहीं मिल रहे तो कोई विदेशी ताकतों को ढूंढ लो, वो भी नहीं मिल रहे तो बोल दो स्टेट जिम्मेवार है। अरे भाई, स्टेट जिम्मेवार है तो स्टेट को रिसोर्स तो दो। और ये जब मैं बात कहता हूँ तो सिर्फ कांग्रेस के स्टेट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप पत्रकार हैं, आप कभी बीजेपी के मुख्यमंत्री से भी पूछना, अंतरात्मा पे हाथ लगा के कि ये हर बूंद का ठीकरा, हमारे एक कहावत है, बूंद का ठीकरा, बूंद का ठीकरा है जो ये केंद्र सरकार है ना,
ये स्टेट्स पे डाल देती है, ये बूंद का ठीकरा अब स्टेट स्वीकार नहीं करेंगे। ये एक बड़ी प्रवृत्ति होती है कि बूंद का ठीकरा, कोई भी घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, दूध उफड़ जाए तो बहू जिम्मेवार है, रोटी जल जाए तो बहू जिम्मेवार है, घर के मान लो अंदर बंदर बिल्ली आ जाए तो बहू जिम्मेवार है। अरे आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? व्हाट यू आर डूइंग देयर? तो ये अपनी नाकामियों को दूसरे लोगों पे जो ट्रांसफर करने की जो प्रवृत्ति पिछले 8 साल में आई है, आप कुछ अपने पास चिपक नहीं मत दो। अपने पास सिर्फ एक ही शब्द, थैंक यू मोदी जी, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए स्टेट जिम्मेवार, कोरोना मिसमैनेजमेंट स्टेट जिम्मेवार, ऑक्सीजन की किल्लत स्टेट जिम्मेदार, रेमडेसिविर की किल्लत स्टेट जिम्मेवार, महंगाई स्टेट जिम्मेवार, कोयला बिजली घरों में क्यों नहीं पहुंच रहा, स्टेट जिम्मेदार। तो मुझे ये बताओ कि केंद्र सरकार की क्या जिम्मेवारी है? क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी गर्मी के मौसम में यूरोप के देशों का भ्रमण करना और वहाँ पे 3 दिन में 16 जैकेट चेंज करना ही है कि इसके अलावा भी कुछ है? इन सवालों का जवाब दीजिए। और टेक्निकल सवालों का टेक्निकल उत्तर मैंने हरदीप पुरी जी को दिया। और जब भी आप मिले, आप उनको एक अच्छा टेलीविज़न और एक अच्छा चैनल उनको भेंट करिए, ताकि वो अपडेटेड तो रहे। उनको पता ही नहीं कि राजस्थान सरकार ने घटा दिया। जी, आप जयपुर और भोपाल की तुलना कर रहे हैं, जयपुर और लखनऊ की तुलना क्यों नहीं कर रहे? और अगर यूपी में काफी सस्ता है राजस्थान के मुकाबले, तो आप उस दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाते? सरकार की आलोचना के अलावा नहीं, आपने सवाल सही पूछा कि जयपुर और लखनऊ की भी तुलना हो सकती है, पर जनरली राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो प्रोफाइलिंग है, भूभाग है, वो लगभग एक जैसा है। इसलिए जनरली आप कभी भी तुलना करेंगे तो उनकी होगी। पर फिर भी मैं आपके प्रश्न को इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें कब घटी? चुनाव से कुछ देर पूर्व घटाई ना योगी सरकार ने। क्या योगी सरकार लिख के दे सकती है उत्तर प्रदेश के लोगों को कि अगले 4.5 साल में वो वैट नहीं बढ़ाएगी? ये सिर्फ पॉलिटिकल, मैं आपको बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक इश्यूज का गवर्नेंस अलग होता है। आप जब इकोनॉमी को पॉलिटिक्स के टूल के रूप में यूज करना चालू कर देते हो तो नेगेटिव ग्रोथ आ जाती है। तो आप नोटबंदी जैसे गलत काम करना चालू कर देते हो, तो आप बिना तैयारी के जीएसटी लगा देते हो। यूपी के मुख्यमंत्री ने घटाया, पर कब घटाया? चुनाव से 4 महीने पहले। और मैं आपको फिर बोलता हूं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो, और जिस दिन अगले 1 से 2 महीने में बढ़ा देंगे, मैं आपको फोन करके बताऊंगा उस दिन भी। क्या यूपी के मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि ये स्टेट वैट अब अगले चुनाव तक नहीं बढ़ेगी? कैन ही गिव इट दैट इन राइटिंग? तो इसलिए मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश का इसलिए कंपैरिजन किया कि दोनों का चुनाव एक साथ होता है, लगभग एक ही माह में होता है, दोनों का प्रोफाइलिंग एक है, दोनों की जो साइज है वो लगभग एक है, दोनों की पॉपुलेशन लगभग एक है, दोनों के इंडस्ट्रियल ग्रोथ, खान पान काफ़ी मिलते हैं। इसलिए जनरली जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर आपने बिहार झारखंड का ही क्यों किया, आपने झारखंड और केरला का क्यों नहीं किया? क्योंकि बिहार झारखंड का कंपैरिजन होता है, दे आर कि भाई बिहार में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, इसलिए मैंने उस चीज़ का कंपैरिजन किया। पर फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि पॉलिटिकल गिमिक्स, डिल्यूजन्स, cluelessness and trickery is not the answer to the economic mess which was created by BJP because of misgovernance of economy in last 8 years. आपको अगर राहत देनी है लोगों को तो 2014 के लेवल पे करिए ना, गैस सिलेंडर 414 रुपये में दीजिए ना, डीजल के दाम 2014 के लेवल पे करिए ना, क्योंकि आज भी आप 4 गुना से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी ले रहे हो जो 2014 में थी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी डबल से ज़्यादा ले रहे हो आज भी, कम करने के बावजूद भी। तो ये जो ट्रिक्स है ना कि 30% बढ़ाओ, 20% कम करो और नीचे लिखो हिंट थैंक यू मोदी जी, ये दैट इज नॉट द आंसर। आप इससे अपने पोस्टर छपवा सकते हो जो लग जाएंगे, कल लग जाएंगे, आज छुट्टी है, कल लग जाएंगे, पर उससे आप लोगों को राहत नहीं दे सकते। जी, सरकार ने पेट्रोल पर 6 रुपये, डीजल पे
108 डीएल पे 6 पे घटाकर कहा कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। 2 महीने में जो 10 पे बढ़ा उससे कांग्रेस कौन सा स्ट्रोक है? उसको 10 रुपये जो बढ़ाए वो लोगों के जीवन पर स्ट्रोक था, लोगों के दिल में स्ट्रोक आए थे उससे, वो मास्टर स्ट्रोक नहीं था। 10 रुपये बढ़ाओ 7 रुपये कम कर दो, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, इसको कहते हैं लोगों के साथ धोखा, लोगों के जीवन के साथ धोखा। 10 रुपये पेट्रोल पर बढ़ाओ और फिर 9 रुपये कम कर दो, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता। ये इसको कहते हैं डिल्यूजन और ट्रिकरी, और अपने लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ धोखा नहीं किया जाता है सरकारों द्वारा, उनका हाथ पकड़ा जाता है। तो दीज आर नॉट मास्टर स्ट्रोक्स। अगर मास्टर स्ट्रोक होता तो ये गैस सिलेंडर 414 रुपये में होता, और वो करने के लिए सरकार को गैस पे सब्सिडी देनी पड़ती, पर सरकार उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा राइट ऑफ्स के लिए है, क्रोनीज के बैंक लोन के राइट ऑफ्स के लिए पैसा है, पर देश के लोगों को गैस सिलेंडर सस्ता मिल जाए उसको सब्सिडी देने का पैसा नहीं है। तो ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। हाँ, आप एडवर्टाइजमेंट करा के, पोस्टर बैनर लगा के भले मास्टर स्ट्रोक बोलिए, पर इट इज़ नॉट ए मास्टर स्ट्रोक। 3 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड, 3 कदम आगे चलो, 2 कदम पीछे आ जाओ, तो भी जहाँ से चले थे वहाँ से 1 कदम आगे हो। तो इसको अगर मास्टर स्ट्रोक कहते हैं तो फिर 3 कदम नहीं 6 कदम आगे चलो, 4 आज पीछे आ जाओ तो 2 कदम आगे हो गए, फिर 6 की जगह 12 कदम आगे चलो, 8 पीछे आ जाओ तो 4 कदम आप आगे। तो दीज आर नॉट मास्टर स्ट्रोक्स, दिस इज डिल्यूशन, political trickery, cluelessness about economy. You don't know, you don't understand what you are doing. जी, खबर आ रही है कि कुतुब मीनार परिसर में भी खुदाई का काम हो सकता है इतिहास को जानने के लिए। अभी तक जो खबरें हैं उससे जुड़ के हमारे कांग्रेस कैसे देखती है ज्ञानव्यापी के बाद जो हाई कोर्ट ने कहा और जो सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश दे रही है, उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। वो अपना काम खुदाई करे, क्या कहाँ क्या हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतिहास में बहुत रुचि है, पर हमें वर्तमान और भविष्य में रुचि है। हमारी रुचि भविष्य में है, हमारी रुचि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पे है, हमारी रुचि आईटी रिवॉल्यूशन पर है, हमारी रुचि इंडस्ट्री 4.0 में है, हमारी रुचि बेरोजगारी की दर को 8% से नीचे कैसे गिराए, जो लगातार बनी हुई है 8% पर, उसमें है। हमारी रुचि 45 करोड़ हिंदुस्तान के युवाओं ने नौकरी तलाशना ही बंद कर दिया निराश होकर, उनको वापस प्रेरित करके हिंदुस्तान की विकास यात्रा में सम्मिलित करने में है। हमारी रुचि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की ऊपर टिप्पणी करने की नहीं है। हमारी रुचि भारत में 97% लोग जिनकी आय घट रही है, उनको वापस से भारत की विकास यात्रा में कैसे सम्मिलित किया जाए, उसमें है। हमारी रुचि अर्बन मनरेगा जैसी स्कीम्स लाके किस तरह मनरेगा क्या फ़ायदा अब शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको दिया जाए, उसमें है। और राजस्थान सरकार ने आज ही अर्बन मनरेगा की शुरुआत की। तो हमारी रुचि अलग है, उनकी रुचि इतिहास में है, हमारी रुचि वर्तमान और भविष्य में है। हार्दिक पटेल ने एक बयान दिया अभी कि अगर राहुल गांधी मुझे 5 मिनट मिलने का समय देते शायद मैं इस्तीफा न देता। और दूसरा बयान उनका है, कांग्रेस को चिंतन नहीं चिंता करने की जरूरत है। देखिए, जो हार्दिक पटेल बोल रहे हैं और जो उनकी लेटर की भाषा है, जो उन्होंने लेटर लिखा, मैंने उस लेटर को कम से कम 5 दफ़ा पढ़ा, अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला, क्योंकि उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती तीनों में लिखा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह लेटर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से उसका ड्राफ्ट हुआ, हार्दिक ने सिर्फ उस पर दस्तखत किए। मैं राहुल गांधी जी की एक बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और ये मैं मेरे निजी विचार बता रहा हूँ कि आइडियोलॉजी की लड़ाई कायर लोग नहीं लड़ सकते। इसके लिए आप में ब्रेवरी चाहिए, साहस चाहिए, निडरता चाहिए, लंबे समय तक लड़ने की क्षमता चाहिए। जो कायर है वो जरूर आइडियोलॉजी की लड़ाई से
हटते जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो आइडियोलॉजी की तरफ कमिटेड लोग हैं, दूसरे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स को टूल मानते हैं, सत्ता को लेने का एक यंत्र मानते हैं। आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ने के लिए साहस चाहिए, कायर लोग नहीं लड़ पाएंगे। और जहाँ तक वो 5 मिनट और 10 मिनट, ये सब एक लोगों को बहकाने के साधन है। एक हमारे आसाम में हमारे साथी थे पहले, अभी मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी ऐसी बातें करी कि मैं मिला, वो नहीं मेरी बात सुन रहे थे, ये बोल रहे हैं अब। अरे भाई, पहले क्यों नहीं बताया? कितनी बार मिले हो आप राहुल गांधी जी से? आप उनसे ये तो पूछते कितनी बार मिले हो और कितनी देर उन्होंने बात सुनी है। ये दुष्प्रचार और भ्रम का वातावरण फैलाना बंद कीजिए। हार्दिक जी, मैं आपसे, आप हमारे पुराने साथी हो, कि चिंतन नहीं, चिंता की ज़रूरत है। 4 दिन पहले हमारे साथ थे, अब वो वहाँ पे बोल रहे हैं मुझे 5 मिनट ही नहीं दिए। तो आप 4 दिन पहले तक क्या कर रहे थे? What you were doing? मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप वहाँ पे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, बताइए। आई कैन आस्क ए काउंटर क्वेश्चन। तो इस तरह की बातें करके आप सिर्फ भ्रम का वातावरण फैलाते हो, और ये बातें भी उनको कोई डिक्टेट कर रहा है। और कौन डिक्टेट कर रहा है, आपको और मुझे दोनों को पता है, क्योंकि उनको थोड़े दिन में ये जो आज जो हुआ ना, इसके लिए वो थैंक यू मोदी जी वाला ट्वीट करने वाले हैं थोड़ी देर में, कि आपने 10 रुपये बढ़ा के 7 रुपये कम कर दिए मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। वो ट्वीट आने वाला उनका, क्योंकि अब उनके ट्वीट वो डिज़ाइन नहीं करेंगे, कहीं और से आते हैं बन के रेडीमेड उसको। और आपको भी पता है कि वहाँ किन किन लोगों को मिलते हैं। कई बड़े बड़े, आपका नाम नहीं, कई बड़े बड़े पत्रकार, टीवी एंकर एज इट इज़ ट्वीट मारते हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ग्रामेटिकल अगर कोई इज एम आर की गलती हो जाए तो पूरा देश उसको थैंक यू मोदी जी, और सब 400 लोग वही गलती कर देंगे। ये कैसे संभव है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? हिंदी में मान लो कोई मात्रा की त्रुटि हो जाए, वो पूरी मात्रा की त्रुटि सब चलाते रहेंगे। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, इसमें कायर लोग लंबे समय तक नहीं रह सकते। जी, नहीं, हमारा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अचानक से किसी को कुछ कर दिया। हार्दिक पटेल जो पिछला जो गुजरात का चुनाव था, उसमें हमारे साथ थे। उन्होंने हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए उस समय योगदान दिया। हम तो ऐसे है नहीं ना, हम तो ऐसे है नहीं कि ये आज बाहर चले गया तो CBI भेज दो इसके पीछे, ये आज अंदर आ गया तो CBI नो, डोंट गो। तो हमारा वो फॉर्मूला नहीं है, और हमारे पास वो वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर भी नहीं है। मैं तो आज इस पटल पे बैठ के कह रहा हूँ, पहले के चुनाव में उन्होंने अपना योगदान दिया। मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं कह रहा हूँ नहीं, कुछ नहीं दिया। पर मेरा उनसे सवाल है कि आप कितनी बार मिले, कितनी घंटे राहुल गांधी जी ने आपको सुना। ये दुष्प्रचार करना बंद कीजिए कि 5 मिनट का समय दे देते और 5 सेकंड में मैं ये कर देता, 13 सेकंड में वो मैं ये कर देता। ये दुष्प्रचार बंद कीजिए। आप जहाँ आप नहीं लड़ पाए आइडियोलॉजी की लड़ाई, आप में उतनी निडरता और साहस नहीं था, आप चले गए, दैट इज़ योर डिसीजन। हमारे को उस पर कोई नहीं कहना, पर आइडियोलॉजी की लड़ाई कायर नहीं लड़ सकते। जो कायर होंगे वो सत्ता की भागीदारी के लिए अपनी बात सोचेंगे, आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जी सर, एक यूपी की सियासत से जुड़ा हुआ सवाल है। आजम खान जेल से रिहा हुए हैं, इसके बाद से उनके बयानों से लग रहा है कि वो अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव से भी खफा है, नाराज है। तो क्या कांग्रेस के लिए एक अवसर है आजम खान को कांग्रेस अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है, या तो ये जो नाराजगी है आजम खान की अखिलेश और मुलायम से, उस पर कांग्रेस की क्या? मुझे लगता है कि जो यूपी के प्रभारी हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, वो इस सवाल का विस्तृत उत्तर देंगे। पर
आजम खान जी अखिलेश जी के लिए क्या सोचते हैं, मुलायम जी के लिए क्या सोचते हैं, ये उनका लुकआउट। सांसद नवनीत राणा वर्सेस जो शिवसेना चल रहा है उसमें अवैध निर्माण के संबंध में पीएमसी ने दूसरा नोटिस भेजा है राणा फैमिली को। तो इसी तरह से मतलब अगर किसी दूसरे स्टेट में राज्य सरकार या केंद्र सरकार विरोधियों पर कार्रवाई करती है तो आप लोग कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। आपके शासित राज्य में ऐसा हो रहा है तो इस पर आप नहीं, एनक्रोचमेंट है कि नहीं ये बता दें नवनीत राणा जी से। सिविल इतना सा है कि आपने अतिक्रमण किया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं किया हुआ तो नवनीत राणा जी डरने की ज़रूरत नहीं है, और किया हुआ है तो महाराष्ट्र की सरकार उस अतिक्रमण को जनहित में तोड़ेगी। आप सीधा सा एक सवाल हम पूछते हैं, अतिक्रमण किया हुआ है कि नहीं, इधर इधर की बात क्यों करते हो? आप सीधा सा पूछिए उनसे कि आपने एनक्रोचमेंट किया है कि नहीं। अगर एनक्रोचमेंट किया हुआ है तो वहाँ की जो भी कार्रवाई होगी वो होगी।